हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज हमारा कानून शहादत का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम शुरू करेंगे आर्टिकल 1 से, और हम आज आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ दो आर्टिकल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आर्टिकल 2 जो है वो एक डिटेल उसमें डेफिनेशंस हैं जिनको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 1 जो है कानून शहादत 1984 का, इसमें 5 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। नंबर 1 इसका टाइटल, नंबर 2 इसका स्कोप, नंबर 3 इसकी एप्लीकेशन, नंबर 4 इसकी नॉट एप्लीकेशन और नंबर 5 इसकी कमेंसमेंट डेट। सबसे पहले हम आते हैं कि इस कानून का टाइटल। ये टाइटल यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है इसके बारे में कि अक्सर जब भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है इस कानून को, तो प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है दिस कानून शहादत ऑर्डर, जबकि इस कानून का जो नाम है वो कानून शहादत ऑर्डर नहीं है। इसका नाम है कानून शहादत 1984, यानी कि ऑर्डर इसके टाइटल के अंदर नहीं आता। इसमें लिखा ऐसे गया है, दिस ऑर्डर शैल बी कॉल्ड एज कानून शहादत 1984। अब सेकंड, इसमें ये जो कानून है इसका जो स्कोप है वो क्या है। स्कोप बेसिकली हम कहते हैं कि किसी भी कानून की एक्सटेंट, उसकी लिमिटेशंस क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है या पाकिस्तान पीनल कोड है, तो इनकी एक टेरिटोरियल लिमिटेशन है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनकी लिमिटेशन जो है वो प्रोविंशियल होती है, यानी कि कुछ कानून होते हैं जिनका स्कोप फेडरल होता है, कुछ कानून होते हैं जिनका स्कोप प्रोविंशियल होता है। तो ये एक फेडरल लॉ है और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी जो एक्सटेंट है, इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सटेंड होती है। थर्ड, इसकी एप्लीकेशन। ये तमाम तरह की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और कोसाई एंड जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स की प्रोसीडिंग्स, कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके ऊपर ये कानून अप्लाई होता है। कहां पर ये कानून अप्लाई नहीं होता वो है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स। जो भी आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत जो प्रोसीडिंग्स होती हैं या जो एडीआर की होती हैं उस पर ये कानून अप्लाई नहीं होता। इसकी जो कमेंसमेंट है वो 26 अक्टूबर 1984 की है। अच्छा, अब ये जो वर्ड है 26 अक्टूबर, ये इसकी कमेंसमेंट के अंदर लिखा नहीं हुआ। इसमें लिखा हुआ है इट शैल कमेंस एट वंस। जब भी एट वंस लिखा होगा इसका मतलब यह है कि इस कानून को फौरी तौर पे इंप्लीमेंट किया जाए। ये नॉर्मली उस कानून के लिए होता है एट वंस वर्ड यूज, जिसको आपने इंस्टेंटली इंप्लीमेंट करना हो या एनफोर्स करना हो। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अक्सर कवानीन ऐसे होते हैं जो मार्च में इनेक्ट हो रहे होते हैं लेकिन उनकी कमेंसमेंट जो है वो अगस्त के अंदर रख दी जाती है। वो वजह क्या होती है? क्योंकि जो ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश का टाइम होता है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन अगर एट वंस होगा तो बेशक वो बाद में पब्लिश होता रहेगा ऑफिशियल गजट के अंदर, लेकिन उसकी एनफोर्समेंट पहले हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल 2 के ऊपर। आर्टिकल 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसमें सबसे पहले आती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डेफिनेशन क्लॉज है या जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ये होती क्या है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज जो है ये नॉर्मली हर कानून का आर्टिकल 2 या किसी कानून में समटाइम ये आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 के अंदर भी होता है। ये उस कानून की डिक्शनरी होती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर नॉर्मली क्या होता है कि हमने किसी वर्ड का मीनिंग लेना हो तो हम डिक्शनरी ओपन करते हैं और उसमें उस वर्ड का मीनिंग होता है। तो इस कानून में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनकी डिक्शनरी जो है उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब मैं आपको मिसाल दूं कि एक कानून है और उसके अंदर उसकी डेफिनेशन क्लॉज के अंदर कार को डिफाइन किया हुआ, और कार को डिफाइन ऐसे किया हुआ है कि कार इज अ रेड कार। अब इस कानून में जहां जहां वो वर्ड रेड, जहां जहां कार लिखा हुआ आएगा तो आपने कंसीडर ये करना है कि ये रेड कार की बात हो रही है, यानी कि अगर कोई और कलर की कार है तो उसकी बात नहीं हो रही। यानी कि हो सकता है कि नॉर्मल वर्ड उसका अगर इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो डिफरेंट हो, लेकिन इस कानून के अंदर जो है वो फॉलो किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जब भी डेफिनेशन क्लॉज या फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉज होती है उसमें एक लिखा होता है रिपग्नेंट टू द सब्जेक्ट अनलेस रिपग्नेंट टू द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। ये अक्सर एक लाइन लिखी होती है। इसका मतलब होता है कि जो हमने यहां पर डेफिनेशन दे दी है और अगर आगे सब्जेक्ट या कंटेक्स्ट में कोई ऐसी डेफिनेशन है जो कि इस डेफिनेशन से इनकंसिस्टेंट है तो वो फॉलो की जाएगी। मिसाल के तौर पर डेफिनेशन क्लॉज के अंदर डिफाइन किया था कार को रेड कार, लेकिन आगे एक आर्टिकल 10 के अंदर बताया गया एक्सप्लेनेशन में कि कार के अंदर ब्लैक कार भी इंक्लूड होगी। तो अब ये इनकंसिस्टेंसी आ गई है, यानी कि डेफिनेशन क्लॉज के अंदर बताया गया था कि रेड कार है लेकिन आर्टिकल 10 के अंदर कह दिया गया ब्लैक कार है। तो अब ये जो एक्सेप्शन लिखी गई है रिपग्नेंट टू द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है कि जो
आर्टिकल 10 के अंदर ब्लैक कार की गई है तो उस प्रोविजन की हद तक ब्लैक कार भी कंसीडर की जाएगी। अब आते हैं हम अपनी फर्स्ट डेफिनेशन के ऊपर जो कि कोर्ट की है। कोर्ट किसे कहते हैं? कोर्ट कहते हैं तमाम तरह के जजेस, मैजिस्ट्रेट्स या ऐसे लोग जो कि एविडेंस ले सकते हैं। जजेस या मैजिस्ट्रेट क्वाइट सिंपल के जो हमारी जुडिशरी है या इसके अलावा जो हमारे एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स हैं वो भी कोर्ट की डेफिनेशन में आते हैं। और अब ये टर्म है लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, ये वो लोग हैं जो कि जज तो नहीं है लेकिन इनको कानून ने अथोराइज किया है कि ये एविडेंस ले सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारी सीपीसी का जो सिविल प्रोसीजर ऑर्डर कोड है, उसमें उसका जो ऑर्डर नंबर 26 है उसमें कमीशन अपॉइंट किया जाता है और एक कमिश्नर होता है जो कि लोकल इन्वेस्टिगेशन करता है, सम टाइम एविडेंस रिकॉर्ड करता है। 4 तरह के कमीशन अपॉइंट होते हैं ऑर्डर 26 के तहत। वो बंदा जो कमिश्नर अपॉइंट होता है वो नॉर्मली वकील होता है या कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है। वो बंदा जब कमीशन के तौर पे जाके कहीं पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है और वो एविडेंस ले रहा है तो अब वो पर्सन लीगली अथोराइज है एविडेंस लेने के, तो अब वो पर्सन भी कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। यानी कि नॉर्मली आप इंग्लिश की डिक्शनरी में देखें तो कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर एक ऐसा बंदा नहीं आएगा जो एडवोकेट है, लेकिन जब वो सीपीसी के ऑर्डर 26 के तहत जाकर लोकली इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, तो अब वो क्या हो गया है, अब वो बंदा कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आ गया है। इसके बाद सेकंड है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली जब भी हमारे सामने कोई डॉक्यूमेंट की बात आती है तो हम समझते हैं कि किसी पेजेस की बात हो रही है, कोई फाइल की बात हो रही है, किसी रजिस्टर की बात हो रही है। मैं आपको मिसाल दूं, आपके पास भी ये रजिस्टर्स होंगे जो आप जिस पे आप अपने कोई लेक्चर्स नोट करते होंगे। ये जो रजिस्टर्स होते हैं इसमें आप एक न्यू रजिस्टर परचेज करें शॉप से और अपने पास लेकर आएं, क्या आप उस रजिस्टर को डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में लाएंगे? नहीं, आप उसको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में नहीं ला सकते। डॉक्यूमेंट वो मैटर है जिसके ऊपर आपने कोई मैटर एक्सप्रेस किया है। यानी कि अगर उसी पेज के ऊपर कोई लेटर्स, कोई वर्ड्स, कोई फिगर्स, कोई मार्क्स बने हुए हैं तो अब वो पेज या वो जो रजिस्टर है वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में रहेगा। या आप बैठे हैं, आपके सामने दीवार होगी, आप वॉल पे देखें, अगर वॉल प्लेन है तो वो किसी तरह की डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन अगर एक वॉल है जिसके ऊपर एक मैप बना हुआ है या कोई एनग्रेव हुई है कोई चीज, या उसके ऊपर कोई किसी किस्म का स्कल्पचर बना हुआ है, अब क्या होगा, अब वो डॉक्यूमेंट बन गई है। यानी कि दीवार भी डॉक्यूमेंट हो सकती है। डॉक्यूमेंट का मतलब हरगिज नहीं है कि किसी सफ़े की बात हो रही है, किसी पेज की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट कोई भी मैटर हो सकता है। आपकी क्लास के अंदर जो व्हाइट बोर्ड होता है या अगर कोई ब्लैक बोर्ड है तो अगर उसके ऊपर कोई मैटर एक्सप्रेस हुआ है, कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई लेक्चर लिखा हुआ है, नोट डाउन हुआ है, तो वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। इसी तरह से कोई भी दरख्त है, इवन मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूं कि पुराने ज़माने में जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स होते थे, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते थे स्टेट्स के दरमियान, वो पत्थरों पर लिखे जाते थे। इसे कहते थे स्टोन एग्रीमेंट, यानी कि पत्थर के ऊपर एनग्रेव किया जाता था इंटरनेशनल बॉर्डर्स को। तो वो जो स्टोन है वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर आता है। नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर हम देखते, हम इसमें डिटेल में देखेंगे, 2 तरह की होती हैं। एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी कहते हैं जो ओरिजिनल होती है और सेकेंडरी होती है जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी हो। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है एविडेंस की। एविडेंस मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एविडेंस एक ऐसा कानून है जो कि एविडेंस जो है, एविडेंस लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आपने एविडेंस को अदालत में प्रोड्यूस करना है। एविडेंस को कानून शहादत में जैसे डिफाइन किया गया वो 2 तरह से किया गया है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब यह है कि विटनेस को अदालत में पेश करना और उसकी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं ओरल एविडेंस। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब यह है कि जब आपने डॉक्यूमेंट अदालत के अंदर दे दिया तो उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब वो डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट पेज भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट स्टोन भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट किसी किस्म की वॉल की पिक्चर भी हो सकती है, वो इटसेल्फ अगर कोई व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, वो भी हो सकता है। इसके बाद अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर फैक्ट। ये फैक्ट बड़ी अहम फैक्ट जो है, मैं जब कानून शहादत का जब मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था तो उसमें मैंने आपको फैक्ट को एक्सप्लेन किया था। फैक्ट होता क्या है? फैक्ट कहते हैं एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस।
आप अपनी सेंस से जो भी चीज परसीव कर रहे हैं उसे फैक्ट की डेफिनेशन में लाया जाता है कानून शहादत में। मिसाल के तौर पे आप मुझे देख रहे हैं, आपका मुझे देखना दिस इज योर सेंस, आप मुझे सुन रहे हैं दिस इज योर सेंस, लेकिन आप मुझे टच नहीं कर सकते। आप अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को तो टच कर सकते हैं, तो अब आपका अपने मोबाइल या लैपटॉप को जो फिंगर को टच करना है दिस इज योर सेंस। अब ये तमाम तरह के जो ये इवेंट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये फैक्ट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। आप सड़क पे जाते हैं, आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कि दो गाड़ियां आपस में गुजर रही हैं, वो हॉर्न्स बजा रही हैं या उनके दरमियान एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, आप देख रहे हैं हॉर्न बज रहा है या किसी किस्म की कोई चीखें हैं, कोई शोर शराबा है, कोई नॉइज है, ये तमाम तरह के क्या है, ये फैक्ट्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। फैक्ट नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक हम उन्हें कहते हैं फिजिकल फैक्ट्स या एक्सटर्नल फैक्ट्स, और एक होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या उनको हम इंटरनल फैक्ट्स भी कहते हैं। फिजिकल फैक्ट्स होते हैं जो आप अपनी सेंसेस से परसीव करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वो होते हैं जिनको आप अपनी सेंसेस से परसीव नहीं करते और वो नजर नहीं आते। फिजिकल फैक्ट्स के अंदर जो मैंने भी आपको मिसालें दी हैं, मिसाल के तौर पर आप ये मेरी चुटकी सुन रहे हैं या कोई आपने विजल सुन लिया, कोई भी आपने इस तरह की चीज सुन लिया, तो उसे हम कहेंगे ये फिजिकल फैक्ट है। और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो क्या है, वो है जो आपकी ओपिनियन है या आपका नॉलेज है या जो आपकी इंटेंशन है, ये भी फैक्ट की डेफिनेशन में है। जो मोटिव नॉर्मली हम कहते हैं कि क्राइम जो है उसका एक एलिमेंट है मेंजरिया, कि उसमें क्या इंटेंशन पाई जाती है, वो जो इंटेंशन है वो भी फैक्ट है। तो ये वो फैक्ट है जो कि इंटरनल फैक्ट है, जो नजर नहीं आ रहा, ये भी फैक्ट की डेफिनेशन के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम देखें कि फैक्ट जो है, फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की अगर हम बात करें, तो फैक्ट जो है ये फैक्ट्स को अगर हम इसमें कानून शहादत में देखें तो ये फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स इसमें दो तरह के होते हैं। फैक्ट इन इशू हम कहते हैं ऐसे फैक्ट्स जो कि प्रिंसिपल फैक्ट्स होते हैं। इसको प्रिंसिपल फैक्ट्स इसलिए कहते हैं कि मेन क्लेम इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि कुछ ऐसे क्लेम्स भी होते हैं जो कि मेन नहीं होते। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये क्लेम कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ये फैक्ट इन इशू है अदालत के अंदर। और अगर मैं इस क्लेम के साथ मैं ये जोड़ रहा हूं कि इसके अंदर ये गवाह भी शामिल था, उस गवाह का शामिल होना ये उसमें रेलिवेंट फैक्ट है, या उसने देखा था कि जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा था, उसका देखना जो है वो क्या है, वो रेलिवेंट फैक्ट में आता है। तो फैक्ट्स दो तरह के होते हैं। नॉर्मली जो फैक्ट इन इशू है और रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं ये सिविल मैटर्स में डिफरेंट होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में डिफरेंट होते हैं। सिविल मैटर्स के अंदर जो फैक्ट इन इशू है वो बाय फ्रेमिंग जो इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं उनमें डिस्क्लोज होते हैं, और क्रिमिनल मैटर के अंदर जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है उसके अंदर फैक्ट इन इशू को डिस्क्राइब किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा वो है पॉइंट है, वो है फैक्ट्स को प्रूव, डिसप्रूव या नॉट प्रूव्ड। ये तीन वर्ड्स आप देखेंगे डेफिनेशन के अंदर, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड या नॉट प्रूव्ड। मैं इससे पहले आपको ये समझाना चाहूंगा, ये जो प्रूव, डिसप्रूव या नॉट प्रूव्ड है ये है क्या। ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है कि प्रूफ का स्टैंडर्ड होना क्या चाहिए। ये सिविल मैटर्स में अलग होता है, क्रिमिनल मैटर्स में अलग होता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के अंदर अक्सर आप एक टर्म पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है, इसमें 4 स्टेप्स हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के, कि सबसे पहले तो फैक्ट का रेलिवेंट होना, फिर उसके बाद एडमिजिबल होना, और फिर एडमिजिबल के बाद रिलायबल होना, और अगर वो रिलायबल है तो फिर कोर्ट उसको अप्रिशिएट करती है। अप्रिशिएट का मतलब है उसको एक्सेप्ट करती है इन अ केस। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो डिफरेंट होता है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में। क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ये कहा जाता है कि टू प्रूव योर केस देयर शुड बी जीरो डाउट। अक्सर आपने सुना होगा बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द एक्यूज्ड, या आप सुनते हैं प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव इट्स केस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, कि आपने कोई भी डाउट नहीं छोड़ना। ये एक प्रूफ है कि आपने अपने केस को इतना स्ट्रांग प्रोसिक्यूशन ने पेश करना है कि उसके अंदर बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। जबकि सिविल मैटर्स के अंदर एक प्रिंसिपल आता है जिसे हम कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस क्या होता है कि आपने 100% प्रूव नहीं करना, आपने 51% जो एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करनी है कि आपका क्लेम दूसरे से ज्यादा है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर 2 लोग हैं, दोनों ने अदालत के अंदर ये डॉक्यूमेंट दे दिया है कि दोनों के पास ये रजिस्ट्री, अब अदालत ये देखेगी किसकी जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, दूसरे के पास भी वो मौजूद है। डाउट तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि इसकी फेक और मेरी जेन्युइन है, और अदालत कन्विंस हो जाती है 51%, यानी कि
उसको आप कन्विंसिंग पावर पे ले आते हैं तो उसे कहा जाता है दिस इज प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस। तो सिविल मैटर्स के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो उतना नहीं होता जितना क्रिमिनल मैटर्स के अंदर होता है। उसके पीछे वजह यह भी है कि इस पे बेशुमार जजमेंट्स हैं कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर कहा जाता है to acquit the 100 criminals is better than to convict a single innocent। यानी कि आपने एक जो इनोसेंट बंदा है ना, आपने उसको सजा नहीं सुनानी, बेशक उसके पीछे आप जो है 100 क्रिमिनल्स को छोड़ दें। इसके बाद अब मैं आता हूं जो डेफिनेशंस हैं एग्जैक्टली जिनको मैं कह रहा हूं, प्रूव, डिसप्रूव या फिर नॉट प्रूव। प्रूव कहते हैं जब भी किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस पर कोर्ट बिलीव कर ले। वो बिलीव कैसे करेगी? जब एक प्रूडेंट मैन, एक ऑर्डिनरी मैन उस एग्जिस्टेंस को सपोजिशन कर ले। मिसाल के तौर पर मैं अदालत के अंदर एक फैक्ट अलेज करता हूं कि ये कार मेरी है और कोर्ट उस मेरी इस जो मैंने ये एक अलेज किया फैक्ट, इसको एक्सेप्ट कर लेती है, इस पे बिलीव कर लेती है, तो उसे कहा जाता है कि वो फैक्ट प्रूव्ड हो गया। डिसप्रूव क्या है? कि आपने एक फैक्ट अलेज किया और उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको दूसरी पार्टी ने चैलेंज कर दिया और वो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो गई है, तो इसे कहा जाएगा डिसप्रूव्ड। इसके बाद थर्ड है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड बेसिकली डिसप्रूव नहीं है। इसका मतलब है कि आपने क्लेम किया लेकिन आपके अंदर ये इनेबिलिटी रही कि आप उसको प्रूव नहीं कर सके, तो इसे कहा जाता है नॉट प्रूव्ड। इसके बाद अब हम आते हैं लास्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस क्या है? प्रिजम्पशंस जो हैं वो बेसिकली प्रिजम्पशन इज एन इन्फेरेंस विच इज ड्रॉन बाय द कोर्ट। प्रिजम्पशन जो है वो कोर्ट ने ड्रॉ करनी है बाय एज्यूमिंग सर्टन फैक्ट्स। ये जो प्रिजम्पशन है ना, ये होती क्या है? ये इसके ऊपर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जो कि ये कहती है कि प्रिजम्पशन इज अ लीगल डिवाइस वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ द एविडेंस। कि जहां पर एविडेंस नहीं है तो वहां पर प्रिजम्पशन एक लीगल डिवाइस के तौर पे काम करती है। प्रिजम्पशंस नॉर्मली दो तरह से डिवाइडेड है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है ये बेसिकली फर्दर आगे डिवाइडेड हैं दो तरह से। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है इसकी फर्दर आगे दो काइंड्स हैं जिसको हम कहते हैं रिबटेबल प्रिजम्पशंस और कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस। ये वर्ड जो मैंने रिबटेबल यूज किया है, रिबटेबल कहते हैं जिसको आप काउंटर कर सकें और इररिबटेबल होता है जिसको आप काउंटर ना कर सकें। सबसे पहले हम आते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के ऊपर। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऐसी प्रिजम्पशंस जिसमें इस कानून के अंदर ना डिफरेंट जगहों पे ये नाम यूज हुए हैं, मे प्रिज्यूम अ फैक्ट या शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, या पर कहीं होगा शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ। तो जहां पर वर्ड होगा मे प्रिज्यूम इसका मतलब है ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, जहां पे वर्ड होगा शैल प्रिज्यूम इसका मतलब है ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। लेकिन ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कौन सी है? ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ वो है जो कि रिबटेबल है। और अगर कहीं पर वर्ड है शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ तो ये है ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो ये आगे यानी कि दो मेन काइंड्स हैं और फिर ये फर्दर आगे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दो के अंदर डिवाइड है, ये आप चार्ट में देख सकते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की अगर मैं आपको, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो वो है इसमें ना अक्सर ये कहा जाता है कि अगर एक लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह तो ये समझा जाता है कि ये प्रिजम्पशन ली जाती है कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। इसी तरह से प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर दो टाइप्स हैं। जो शेल प्रिज्यूम है उसके अंदर मिसाल ये दी जाती है कि अगर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ है और चेक है या प्रोमिसरी नोट है तो ये समझा जाएगा कि पार्टीज के दरमियान कंसिडरेशन एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कंक्लूसिवली कंसीडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जो कि 10 साल से छोटा है, वो क्राइम कमिट कर ही नहीं सकता, तो इस पे अदालत जो है कंक्लूसिव प्रूफ लेगी। इसी तरह से एक डॉक्यूमेंट जो कि 30 ईयर्स ओल्ड है तो उसको ये समझा जाएगा कि ये कंक्लूसिव प्रूफ रखती है। तो ये था हमारा डेफिनेशंस का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।